कहानी की ओर। ये घटना मेरे पापा के साथ तब पेश आई थी जब उनकी उम्र महज 22 या 23 साल की रही होगी। हालांकि उन दिनों दादाजी जिंदा थे, इसलिए पापा के ऊपर कमाने का इतना प्रेशर नहीं था। मगर फिर भी पापा टाइम पास करने के लिए पढ़ाई के साथ ही साथ शहर की एक दवा दुकान में काम किया करते थे। उन दिनों शहर और गांव में काफी फर्क हुआ करता था। शहर के मुकाबले गांव में नौकरियां काफी कम थीं, इसलिए गांव के ज्यादातर लोग कमाने शहर जाया करते थे। शहर से हमारा गांव यहीं कोई 4-5 किलोमीटर दूर था, तो पापा पैदल ही आना जाना किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। एक बार की बात है, रात के तकरीबन 9-9:30 बजे पापा अपने काम से घर की तरफ लौट रहे थे। हालांकि रात बहुत नहीं हुई थी, मगर रास्ते पर उन दिनों जल्दी ही सन्नाटा पसर जाया करता था। और जब पापा चलते चलते शहर को पीछे छोड़ गांव की तरफ आए तो रास्ता और भी ज्यादा सुनसान दिखने लगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। चलते चलते पापा अब एक छोटे से पुल के पास आ चुके थे। पापा ने अभी उस पुल पर कदम रखा ही था कि तभी उनकी नजर पुल के एक किनारे पर खड़ी एक लड़की पर गई। पापा को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये लड़की इतनी रात गए इस पुल पर कर क्या रही है। खैर, पापा उस लड़की को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगे। पापा अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की सिसकियां सुनाई दी। क्योंकि उस वक्त वहां पापा और उस लड़की के अलावा और कोई मौजूद नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो लड़की ही रो रही होगी। जिस बात को नजरअंदाज कर पापा वहां से आगे बढ़ गए और फिर चलते चलते सीधे घर जाकर ही रुके। अगली सुबह पापा काम पर पहुंचे और फिर रात के 9 बजे तक काम से उनको छुट्टी मिली, तो पापा घर की तरफ चल पड़े। मगर आज मौसम के मिजाज काफी बिगड़े बिगड़े से लग रहे थे। आज आसमान पर काले बादलों का जमावड़ा था। रह रहकर बिजलियां चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। पापा को डर था कि कहीं बारिश आ गई तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि उनके पास छाता नहीं था। लिहाजा पापा जल्दी जल्दी अपने कदम चलाने लगे। समय हर पल बढ़ता ही जा रहा था, जिसके साथ ही साथ मौसम और भी खराब होता जा रहा था। चलते चलते पापा अब फिर से उसी पुल के पास पहुंच चुके थे। तभी पापा को पुल पर फिर से वही लड़की नजर आई, मगर इस बार वो लड़की पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी। पापा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये लड़की रोज रोज रात में पुल पर क्या करती है, मगर पापा ऐसे उस लड़की से कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। लिहाजा वो पुल पर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते पापा अभी उस लड़की के पास से गुजर ही रहे थे कि तभी उस लड़की ने पापा से कहा, सुनिए जरा। उस लड़की की आवाज सुन पापा ने अपने आसपास देखा, मगर वहां उनके अलावा और कोई शख्स नहीं था। इसका मतलब कि वो लड़की पापा से ही बात कर रही है। जिस पर पापा ने उस लड़की के करीब जाते हुए कहा, जी बोलिए, क्या हुआ? पापा ने पहली बार उस लड़की का चेहरा ध्यान से देखा। वो लड़की काफी खूबसूरत थी। खैर, उस लड़की ने पापा से कहा, आप जरा उस चाय की दुकान से मेरे लिए कुछ खाने का ला देंगे? पापा को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये लड़की खुद दुकान में जाकर खाने का क्यों नहीं ले लेती। दुकान तो यहीं पास में ही है। खैर, पापा ने उस लड़की से कहा, ठीक है, मैं लेकर आता हूं। इतना बोलकर पापा उस चाय की दुकान की तरफ जाने लगे। चाय की दुकान वहीं एक मोड़ के पास में थी, जहां से एक दूसरा रास्ता भी कटता था। खैर, पापा चलते हुए उस चाय की दुकान पर गए। चाय की दुकान में खाने लायक क्या ही मिलेगा, मगर पापा को जो भी मिला पापा वो सब कागज में लपेट कर उस लड़की के लिए ले जाने लगे।
चलते हुए पापा उस लड़की के पास पहुंचे और खाने का उस लड़की को दिया। पापा को पूछने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, मगर फिर भी पापा ने उस लड़की से पूछा, वैसे आप यहाँ इतनी रात गए कर क्या रही हैं और आपका घर कहाँ है? इस पर उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहीं पास ही में है। वो चाय के दुकान के बगल से जो मोड़ है ना, उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाते ही एक आम का पेड़ है, उसी के नीचे मेरा घर है। मैं तो यहाँ बस आ जाती हूँ। अभी पापा और वो लड़की बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक तेज बादल गरजने की आवाज के साथ बारिश चालू हो गई। बारिश काफी तेज थी। तभी उस लड़की ने पता नहीं कहां से पापा को एक छाता पकड़ा दिया और बोली, आप ये लेकर घर चले जाइए। इस पर पापा ने उस लड़की से कहा, फिर आप कैसे जाइएगा? तो इस पर वो लड़की बोली, मेरा घर तो यहीं पास ही में, मैं चली जाऊंगी। आपका घर दूर है, आप जाइए। हालांकि पापा नहीं मान रहे थे, मगर उस लड़की के जिद करने पर वो मान गए और छाता लेकर घर की तरफ चल पड़े। बारिश काफी तेज और मूसलाधार थी। पापा जैसे तैसे खुद को बारिश से बचाकर घर पहुंचे। उस रात पापा चैन से सो नहीं पाए। उन्हें उस लड़की की ही फिक्र सताती रही कि आखिर वो लड़की इस बारिश में घर कैसे गई होगी। पापा ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो कल सुबह ही उस लड़की के घर छाता लौटाने जाएंगे। जैसे तैसे पापा उस रात सो गए। अगली सुबह घर से काम के लिए पापा जल्दी ही निकल गए और चलते चलते उस मोड़ पर पहुंचे जहां से एक रास्ता उस लड़की के घर की तरफ जाता था। लिहाजा पापा उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उस रास्ते पर आसपास कोई घर नजर नहीं आ रहा था, जब तक कि पापा एक आम के पेड़ के पास नहीं पहुंच गए। उस पेड़ के ठीक नीचे ही एक छोटी सी झोपड़ी थी, मगर अजीब बात तो ये थी कि उस झोपड़ी के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पापा को कुछ समझ नहीं आया। वो वापस मोड़ की तरफ जाने लगे। उन्होंने सोचा कि मोड़ पर उस चाय वाले से पूछ लूंगा। मोड़ पर पहुंचकर पापा उस चाय की दुकान पर गए और शुरू से लेकर अंत तक उस चाय वाले को पूरी बात बता दी, ताकि वो कोई गलत मतलब ना निकाले। पापा की सारी बात सुन उस चाय वाले ने पापा से कहा, ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़की तो परसों ही मर चुकी है। इसी पुल से कूदकर तो उसने अपनी जान दी थी। कल सुबह ही थी उसकी लाश बरामद हुई है। पापा के पैरों तले की जमीन निकल गई। उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर तभी पापा को याद आया कि वो जब परसों रात को घर लौट रहे थे, तब उन्होंने उसी लड़की को वहां पुल पर रोते हुए देखा था। पापा के हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। किसी तरह पापा काम पर गए। उस रात जब पापा उस पुल के पास से घर वापस लौट रहे थे, तो उन्हें वहां कोई लड़की नहीं मिली। उस घटना के बाद पापा के दिमाग में एक ऐसी छाप छूट गई कि पापा ने कुछ ही दिनों में वो दवाई दुकान वाला काम ही छोड़ दिया और कई दिनों तक पापा बीमार भी थे, मगर वो लड़की पापा को फिर कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। आज मैं सुबह से ही ऑफिस के एक दोस्त के घर पर आया हूँ। उसका घर दूसरे शहर में है, जहाँ आने के लिए मुझे ट्रेन का सहारा लेना पड़ा। मेरा दोस्त रवि इस घर पर अकेला रहता है, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी होने के कारण उसका सारा परिवार गांव में ही रहता है। खैर, रवि से बात करते करते हमें वक्त का पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई।
फिर जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। वक्त देखकर एक पल को तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे आज किसी भी हाल पर अपने घर लौटना है। जिस पर मैंने रवि से कहा, भाई अब मैं निकलता हूँ, अगर और रुका तो आखिरी ट्रेन भी मिस हो जाएगी। इस पर रवि ने कहा, अरे आज यहीं रुक जा, कल चले जाना। जिसके बाद मैंने रवि को बताया कि कल मुझे कितना जरूरी काम है, क्योंकि कल मुझे अपने पिताजी को लेकर एक डॉक्टर के पास जाना है और उस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। घर से निकलते वक्त रवि ने मुझे एक छाता दिया और कहा, छाता अपने पास रख, बाहर मौसम काफी खराब है। जिसके बाद मैं घर से निकलकर स्टेशन की तरफ चलता बना। घर से बाहर कदम रखते ही काफी तेज चल रही हवाओं ने मुझे ये बता दिया कि बारिश आने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। रवि के घर से स्टेशन पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगने वाला था, मगर मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं पैदल जा सकूं, क्योंकि आखिरी ट्रेन रात के 9 बजे की थी। तो मैं चलते चलते अपनी नजरों को इधर उधर घुमाकर किसी सवारी को भी ढूंढने लगा, लेकिन रास्ता पूरी तरह से वीरान था। दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे और कोई भी दिख नहीं रहा था। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। खैर भला तो हो रवि का, जिसने मुझे पहले ही एक छाता दे दिया था, जो अभी मेरी काफी काम आ रहा है। उस छाते की मदद से अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे की ओर से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर जब मैं पीछे मुड़ा तो थोड़ी दूर से चलकर एक ऑटो मेरी ही तरफ आ रहा था। उस ऑटो को देखकर मुझे काफी खुशी महसूस हुई। उस ऑटो के सामने आते ही मैंने हाथ दिखाकर उस ऑटो वाले को ऑटो रोकने का इशारा किया, तो उसने भी ऑटो को ठीक मेरे पास रोका और मुझसे बोला, क्या बात है भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? तो इस पर मैंने बोला, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, आप मुझे वहां छोड़ देंगे? इस पर उस ऑटो वाले ने सीधा ना करते हुए कहा, नहीं नहीं भाई साहब, मैं इतनी रात को इस बारिश में उधर नहीं जाऊंगा। ऑटो वाले की ये बात मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि रवि भी मुझे बार बार रात के वक्त स्टेशन की ओर ना जाने की हिदायत दे रहा था, और अब ये ऑटो वाला भी स्टेशन की ओर जाने से मना कर रहा है। आखिर माजरा क्या है? फिर मैंने उस ऑटो वाले को अपनी सारी परेशानी बताई और ज्यादा पैसों का लालच भी दिया, तो वो ऑटो वाला चलने को मान गया और मेरे ऑटो में बैठते ही उसने ऑटो भगाना शुरू कर दिया। मगर बारिश अब और काफी तेज हो गई थी। एक तो घना अंधेरा, ऊपर से तेज छमछमाती बारिश, जिस कारण ऑटो वाले को ऑटो चलाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। और तो और उस ऑटो वाले के ऑटो का वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैंने उस ऑटो वाले को आखिरी ट्रेन का समय बताते हुए ऑटो को और तेज भगाने को कहा, तो उस ऑटो वाले ने ऑटो की रफ्तार और बढ़ा दी। कुछ देर काफी रफ्तार के साथ ऑटो चलने के बाद पता नहीं उस ऑटो वाले को क्या हुआ, जो उसने एकदम से ऑटो रोक दिया। ऑटो को इस तरह से रुकता हुआ देख मैंने ऑटो वाले से कहा, क्या बात है भाई साहब, आपने ऑटो क्यों रोक दिया? इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, वो आगे काफी बारिश की वजह से नाला पूरी तरह से भर गया है, ऑटो आगे नहीं जा पाएगी। ऑटो वाले के इतना बोलने पर मैंने जब ऑटो से झांक कर आगे देखा तो सच में आगे नाला काफी भर चुका था और ऑटो उस नाले को पार नहीं कर सकती थी। खैर अब किया भी क्या जा सकता था। मैंने उस ऑटो वाले को आधे पैसे दिए और वापस से पैदल स्टेशन की तरफ चलता बना। अब बस 9 बजने में 10 मिनट ही बाकी थे, तो मैं चल कम और दौड़ ज्यादा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक मोड़ दिखा।
उस मोड़ के करीब आकर मैं काफी कंफ्यूज हो गया कि मुझे किधर जाना है, दाएं या बाएं, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आया था, वो भी आते वक्त ऑटो से आया था, इसलिए मैंने रास्ते पर उतना ध्यान नहीं दिया। और मुझे कहाँ पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तभी मैंने एक बार रवि को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, मगर जैसे ही मैंने जेब से फोन निकाला तो पता नहीं कैसे मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। मैंने फोन ऑन करने की भी काफी कोशिश की, मगर मेरा फोन ऑन नहीं हुआ। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी दाईं तरफ रास्ते से मुझे थोड़ी दूरी पर कुछ चमचमाती लाइटें दिखीं। उन लाइटों को देखकर मुझे लगा कि शायद स्टेशन इधर ही होगा, और मैं दाईं तरफ वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता और भी ज्यादा वीरान था, बस कुछ लाइटें ही उस रास्ते पर मुझे नजर आ रही थीं। मैं चलकर उन लाइटों के करीब गया तो मैंने देखा कि वो लाइटें एक छोटे से ढाबे से आ रही हैं। अब तक 9 बज चुके थे और मेरी ट्रेन भी छूट चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की रात इस ढाबे पर ही गुजार लिया जाए और सुबह पहली ट्रेन से ही अपने घर चला जाऊंगा। ये सोचकर मैं उस ढाबे पर गया तो वहां कई सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। काफी देर से पैदल चलने के कारण अब मुझे भी भूख लग गई थी, तो मैं भी खाने के टेबल पर जाकर बैठा और आवाज देकर वेटर को बुलाया और खाने का ऑर्डर दिया। तो सबसे पहले वेटर ने मुझे 1 गिलास पानी लाकर दिया। प्यास तो मुझे काफी तेज लगी थी, तो वेटर के गिलास रखकर जाते ही मैंने गिलास उठाकर पानी पिया। तो मेरे पानी पीते ही उस पानी में से एक अजीब सी गंध आने लगी। मैंने तुरंत ही उस पानी को मुंह से उगल दिया और एक बार जब गिलास के अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस गिलास में पानी नहीं बल्कि खून था। तो मैंने चिल्लाकर वेटर को बुलाया, तो वेटर मेरा खाना लेकर मेरी ही तरफ आ रहा था। उसके आते ही मैंने उससे उस खून वाले गिलास के बारे में पूछा, तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हाँ ये खून है, और वो भी इंसान का खून। उस वेटर के इतना बोलते ही उस ढाबे पर बैठे सारे लोग डरावनी सी मुस्कुराहट लेकर मेरी तरफ देखने लगे, मगर सारे लोग एक साथ मुस्कुराकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस वेटर ने खाने के ऊपर ढका प्लेट हटा दिया। तो उस प्लेट के हटते ही मैं जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस प्लेट के हटते ही उसके अंदर से एक इंसानी कटा हुआ सर निकला। इस दृश्य को देखकर अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी वहां मौजूद वेटर समेत सभी लोगों का चेहरा एकदम से बदल गया और उन सभी का चेहरा जला हुआ दिखाई पड़ने लगा। तभी उस वेटर ने भारी सी आवाज में उस कटे हुए सर को दिखाते हुए कहा, ये भी तुम्हारी तरह कल यहाँ आ गया था और अब तुम्हारा भी यही हाल होगा। अभी उस वेटर ने इतना कहा ही था कि तभी वहां मौजूद सभी भूत मेरी तरफ बढ़ने लगे। ये सब क्या हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता था, मगर मैं इतना जरूर जानता था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी मौत पक्की है। इसलिए मैंने बिना देरी किए सर पर दौड़ लगा दी और वहीं रुका जहां मुझे कुछ लोगों की भीड़ दिखी। मैंने जब उन लोगों को पूरी बात बताई तब उन्होंने कहा, दरअसल कुछ साल पहले उस रेस्टोरेंट में आग लग गई थी, जिससे बहुत से वेटर और बहुत से लोग जो उस वक्त वहां मौजूद थे वो जलकर मारे गए और तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।